नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम केशव दास का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म संवत 1555 में हुआ है ओरछा मध्य प्रदेश में। मृत्यु संवत 1617 में। भाई इनके बलभद्र मिश्र जो ब्रज भाषा के कवि है। भाषा इनकी डिंगल पिंगल ब्रज भाषा है। काल इनका रीतिकाल है। आश्रित राजा या जिनके ये समकालीन रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह, वीर सिंह देव और जहांगीर सिंह। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं 1591 में रसिक प्रिया, नायिका भेद एवं रस निरूपण से संबंधित ये इनका ग्रंथ है। इसके बाद 1601 में रामचंद्रिका जिसमें 39 प्रकाश है और प्रबंध काव्य है। जिस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है वह है रामचंद्रिका और ये राम कथा पर आधारित है। उसके बाद 1601 में कवि प्रिया, इसका निर्माण राजा इंद्रजीत सिंह की जो पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को काव्य की शिक्षा देने के लिए या शिक्षा देने के उद्देश्य से इस रचना का निर्माण किया गया था। अलंकार पर आधारित ये ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद आता है 1607 में रतन बावनी जो एक मुक्त काव्य है और वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें कुंवर रतन सेन की वीरता और शौर्य का वर्णन किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रतन बावनी को केशव दास की प्रथम रचना मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की किस रचना को प्रथम रचना माना है, तो रतन बावनी को। ठीक है, उसके बाद 1607 में वीर सिंह देव चरित जो आश्रयदाता वीर सिंह से संबंधित ये प्रशस्ति काव्य है, यानी उनका गुणगान इस रचना में किया गया है। उसके बाद 1610 में विज्ञान गीता जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का या अनुवाद नहीं कह सकते, नाटक के आधार पर इस रचना का निर्माण हुआ है। इसमें केशव एक धर्मगुरु एवं आचार्यत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद 1612 में जहांगीर जस चंद्रिका रचना आती है जो एक मुक्तक काव्य है। जहांगीर के ऐश और वैभव संबंधित प्रशस्ति काव्य है इसमें। उसके बाद नखशिक जो रचना आती है शिष्या वेशा प्रवीण राय को नखशिक शिक्षा देने के लिए इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और इसके बाद छंदमाला जो पिंगल ग्रंथ है और इसका आधार जो वर्त रत्नाकर इसका आधार है, यानी वर्त रत्नाकर इस रचना के आधार पर छंदमाला की रचना की गई है। उसके बाद अंतिम जो 12 मासा इनकी रचना आती है। इसके अलावा भी केशव के जो प्रतिनिधि संग्रह है जो उनके नाम पर निकले थे, उनके नाम इस तरह है। प्रतिनिधि रचनाएं हैं उनकी। केशव चौकती सी चैतवे, किधो मुख कमल ये कमला की ज्योति होती, प्रथम सकल सूची मजन अमल बास, केशव सुधो विलोचन सुधी, स्वयंवर कथा जो हो कहो रही त्यों, चंचल नहुजे नाथ कठबसो। अब इस तरह के प्रतिनिधि संग्रह केशव के नाम पर आज भी संग्रहित है। उसके बाद केशव के बारे में जो विशेष जानकारी इस तरह है कि काव्य की उनकी विशेषताएं ये है कि उनका काव्य श्रृंगार भावना का है, भक्ति भावना का है, उसमें प्रकृति चित्रण है, संवाद योजना है, भाषा उनकी ब्रज भाषा है, अलंकार उसमें आए हैं, आचार्य अलंकार के आचार्य हैं, छंद यानी रामचंद्रिका एक उत्तम उदाहरण है छंदों के लिए। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि है। रीतिकाल या रीति काव्य की यह प्रवर्तक है। ठीक है, इनके कविताओं को गूढ़ार्थ के कारण कठिन काव्य का प्रेरित कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की प्रथम रचना रतन बावनी है। ठीक है, केशव रसिक कवि थे। उसके बाद आलोचकों के कथन में रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि केशव दास से पहले 1598 में कृपाराम हित तरंगिणी थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, यानी कृपाराम की हित तरंगिणी में थोड़ा रस निरूपण आया हुआ है। इसी समय चरकरी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर श्रृंगार रस संबंधी, करनेस कवि ने करना भरण, श्रुति भूषण
और भूपभूषण तीनों अलंकार ग्रंथ यानी तीनों ग्रंथों में उन्होंने जो लिखे थे उसमें रस निरूपण आया हुआ था, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपण काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास ने किया था। ठीक है, ये केशवदास की उपलब्धि है। केशव के 50-60 वर्ष हिंदी में लक्षण ग्रंथ की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल्य की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें न प्राप्त था। ये रामचंद्र शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार नेट की परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी, प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि वे कहते हैं कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। पददोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। ये आलोचक है, इन्होंने ज़्यादातर केशव के काव्य के बारे में या उनके कवि होने के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने नकारात्मक बातें कही है और उन्होंने कहा है कि उनके पास कवि हृदय ही नहीं था। ठीक है, तो ये कथन आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।